एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हेल्थ टॉक। आज के शो में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो मैरिड कपल्स के लिए काफी कंसर्निंग है। आईवीएफ ट्रीटमेंट्स, इनफर्टिलिटी इश्यूज और पीसीओएस के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्या आईवीएफ ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल है, इनफर्टिलिटी इश्यूज क्या हैं जो आजकल मैरिड कपल्स को फेस करने पड़े हैं, कि क्या इनफर्टिलिटी क्लॉक सबकी सेम होती है या नहीं, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण उस्मान, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर किरण। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू हेल्थ टॉक। थैंक यू सो डॉक्टर मच। किरण, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके कुछ फैक्टर्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पीसीओएस है, आईवीएफ है और इनफर्टिलिटी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीसीओएस से। मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि पीसीओएस है क्या। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को कहते हैं और ये हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी कि हमारी आवाम को थोड़ी कन्फ्यूजन है कि पीसीओ क्या है एंड पीसीओएस क्या है। जो पीसीओ है दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरीज, दिस इज एन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग। अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर आपको रिपोर्ट में मेंशन करके देते हैं कि अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, बट अगर उसके साथ आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, मतलब आपके मंथली साइकिल इरेगुलर हो रहे हैं, आपको वेट गेन का इशू है, आपके फेस पे और बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है, आपको एक्ने का इशू हो रहा है या आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग प्लस ये सिम्टम्स हो तो हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, पीसीओएस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो आजकल लड़कियों को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वजह है? हाँ जी, बिल्कुल है। जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है ये किसी भी एज ग्रुप में प्रेजेंट कर सकता है और वो बच्चियाँ, इसमें जो मेजर रोल है वो हमारे लाइफस्टाइल का है, हमारी डाइट का है और कुछ हमारी जेनेटिक्स भी साउथ एशियन की ऐसी हैं कि उसमें हम लोग मोर प्रोन हैं टूवर्ड्स डायबिटीज़, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल के एलिमेंट्स, ये हम लोगों में होने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि हम लोग का जेनेटिक मेकअप थोड़ा ऐसा है। लेकिन वो पेशेंट्स जो हमारे पास इनफर्टिलिटी के साथ या बांझपन के मसले के साथ आते हैं, तो देखा गया है कि उनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। अच्छा डॉक्टर किरण, हम अक्सर देखते हैं कि जिन लड़कियों को पीसीओएस का इश्यू होता है ना, उनको अक्सर जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो ग्लूकोफेज और बर्थ कंट्रोल पिल्स पर डाल देती हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आप ज़रा इसको अवेयरनेस के साथ बताएं कि इज़ इट राइट कि आप ग्लूकोफेज लें या बर्थ कंट्रोल पिल्स लें इतनी यंग एज में? देखिए, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के साथ मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो वेट गेन के साथ आते हैं। 25% पेशेंट जो थिन लीन होते हैं उनमें भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो सकता है, बट ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वो ओबीज होते हैं। तो और उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड में होता है और जिसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट होते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में होती है, तो हम लोग उन पेशेंट्स को मेटफॉर्मिन ऐड करते हैं। वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, तो आपके ये मंथली जो साइकिल्स वो रेगुलर भी हो जाते हैं। और जस्ट बाय लाइफस्टाइल चेंजेस और ये सिंपल मेडिकेशन से आप कंसीव भी कर सकते हैं इजीली। आपने अभी बर्थ कंट्रोल का पूछा था, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के साथ या इनफर्टिलिटी के साथ, तो हम लोग सबसे पहले पेशेंट से क्लियर करते हैं कि उनका हमारे पास आने का पर्पस पीरियड्स की रेगुलरिटी है या वो कंसीविंग के लिए आए हैं। अगर कोई पेशेंट जो हमारे पास पीरियड्स जस्ट रेगुलर करने के लिए आ रहा है और उसका भी कंसीविंग प्लान नहीं है, तो हम उनको बर्थ कंट्रोल पिल्स पे ही डालते हैं। ये पिल्स सेफ हैं और इससे जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर होते हैं। तो इसलिए बच्चियां परेशान ना हो कि इतनी यंग एज में उन्हें क्यों बर्थ कंट्रोल पिल्स दी गई हैं। ये जस्ट साइकिल्स को रेगुलर करने के लिए दी जाती हैं। सो दीज आर टोटली सेफ। अच्छा डॉक्टर किरण, पीसीओएस के सिम्टम्स क्या हैं? एक लड़की को कैसे पता चल सकता है कि उसको पीसीओएस है? जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं वो मोस्टली हमारे पास आते हैं, उन ओबीज होते हैं, उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है और इवन वो वेट रिडक्शन की भी ट्राई करते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। इसके अलावा ये पेशेंट्स जब आते हैं तो इनके अंदर मेल हार्मोन एंड्रोजेंस जिन्हें हमें कहते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनके फेस पे एक्नी होती है, बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर, बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा उनका हेयर लॉस भी हो रहा होता है या सर के बाल बहुत बारीक हो रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, कि आदमियों की तरह सर से जो बाल हैं वो
फॉल कर रहे हैं और जो हम्म, फेस है उस पे अननेसेसरी हेयर ग्रो कर रहे हैं। ओके। एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि इनके मंथली साइकिल बहुत ही इरेगुलर होते हैं। या तो जो साइकिल्स हैं वो आते ही नहीं हैं, और अगर वो स्टार्ट हो जाएँ तो वो स्टॉप नहीं स्टॉप होते। नहीं होते। और कुछ पेशेंट्स आकर कहते हैं कि उनका जो मंथली साइकिल है उसमें फ्लो बहुत कम होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ पेशेंट्स हमारे पास हम्म, प्रेज़ेंट और करते इनको हैं। फॉलो अप लेना इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, तो डॉक्टर किरण किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है पीसीओएस की? जो पीसीओएस है ना, ये किसी भी एज ग्रुप पे प्रेजेंट कर सकता है, ओके। लेकिन ज़्यादा हमने देखा है कि ये यंग अनमेरिड बच्चियों को बैडली अफेक्ट करता है। और इन्हीं बच्चियों की जब शादी होती है तो ये बच्चियां हमारे पास इनफर्टिलिटी के इश्यूज के साथ आती हैं। बट ये किसी भी एज ग्रुप में प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। इवन ओल्ड एज ग्रुप जो 42-43 ईयर है, उसमें भी लेडीज हमारे पास इरेगुलर पीरियड्स की कंप्लेंट के साथ आ आती हैं। जाती हैं। तो डॉक्टर किरण पीसीओएस का ट्रीटमेंट क्या है? क्या डाइट होनी चाहिए? कैसा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम ना रहे? जो पीसीओएस है ना, इसके लिए सबसे बेस्ट, बल्कि मैं कहूँगी सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज चेंज करें। करें। दैट और इज़ मोर इन इम्पोर्टेंट। शॉर्ट वर्ड्स आप अपना वेट लॉस करें। ठीक है। ठीक है? उसके लिए ये है कि आप अपनी डाइट में मॉडिफ़िकेशंस करें, जिसमें आप प्रोसेस्ड फूड्स ना लें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा। आजकल हमने थोड़ा ऐसा लाइफ़स्टाइल अपनाया हुआ है कि हम लोग रात में जाग रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला ने एक सोने के लिए टाइम बनाया है, जी। और मॉर्निंग में जब जागने का टाइम है तब हम सो रहे हैं। जितने भी हमारी बॉडी के ये हार्मोन्स हैं, ये अर्ली सुबह रिलीज़ होते हैं। तो जब ये पूरा साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए हम लोग पेशेंट से कहते हैं कि वो सोने के टाइम पर सोएं, जी। काम करने के टाइम पर काम करें, खाने के टाइम पे और खाना खाएँ। रात को ऑब्वियसली अगर वो हुँ। अननेसेसरी नहीं काम कर रहे या नहीं जाग रहे तो वो लाइक ये जंक फूड भी नहीं खा रहे। हुँ। और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का पार्ट बनाएं, और जो डेली वॉक करें और एक्सरसाइज करें। तो इनसे इनका प्रॉब्लम, अगर हम उन्हें कोई मेडिसिन नहीं देते, मेरे पास जो क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं मैं उनको कहती हूँ कि अगर मैं आपको कोई मेडिसिन ना दूँ और जैसे आपको 3 मंथ्स का एक टाइम दूँ कि आप जाकर कोशिश करें और अपना वेट लॉस करने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उनके समटाइम्स स्टबर्न भी फैट होता है, लाइक आपका वेट रिड्यूस होता ही नहीं है, आप लाइफ़स्टाइल चेंज कर लेते हैं, आप डाइट अच्छी कर लेते हैं, आप मेडिकेशन ले रहे हैं, आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है ना, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में इसको ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ गायनाकोलॉजिस्ट नहीं, इसमें हम लोग डाइटिशियन को भी इन्वॉल्व करते हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी ठीक इन्वॉल्व है। करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको आपका स्टबन है वेट, तो आप अपनी एक्सरसाइज का ड्यूरेशन इंक्रीज करें, थोड़ी डाइट को मजीद स्ट्रिक्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इफेक्ट आएगा। अच्छा डॉक्टर किरण, ये तो हमने बात कर ली पीसीओएस की, तो मैं चाहूँगी कि अब हम आगे बढ़ें और बात करें इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी क्या है? अ, वो कपल्स जो कंसीविंग की ट्राई कर रहे होते हैं बट कंसीव नहीं कर पाते, तो उनको हम लोग इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका कोई बेबी नहीं होता, तो ठीक है। दैट उनको हम प्राइमरी सबफर्टिलिटी कहते हैं। बट सम केसेस में हम देखते हैं कि पहले आपके 1 या 2 बेबीज़ होते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम हुआ और फिर एक लॉन्ग गैप और आप हाँ, कंसीव नहीं हो नहीं रहा, कर पा रहे। दैट इज़ सेकेंडरी सबफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी भी हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है आजकल। तो इनफर्टिलिटी की रीज़न्स क्या हैं? क्या वजूहात हैं? क्यों इनफर्टिलिटी रेट ज़्यादा है? इसको ना हम लोग 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। फीमेल फैक्टर्स हो सकते हैं, मेल फैक्टर्स हो ठीक सकते है। हैं, और कुछ अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। ओके। अब मैं इनको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो फीमेल फैक्टर्स है ना, उसमें आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं, एंडोमेट्रियोसिस होता है, आपकी ट्यूब्स की ब्लॉकेज हुई होती है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से, या आपकी कोई सर्जरी हुई हो, टीबी के जैसे पेशेंट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है अंदर ठीक बॉडी है। में, जिसे हम पेल्विक एडहेजन्स कहते हैं। और इसके अलावा यूट्रस के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर हम मेल साइड पे आएँ, तो मेल में जस्ट हम एक सिंपल सीमन एनालिसिस कराते हैं और फिर हम स्पर्म्स के पैरामीटर्स को देखते हैं ठीक है। कि समटाइम्स काउंट बहुत ज़्यादा कम हुआ होता है, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, और इवन शेप ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है। और अगर ये काफ़ी मतलब पैरामीटर्स अफेक्टेड हों, तो उसमें हम आईवीएफ करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं और फिजिकली बोथ पार्टनर्स आर फिट एंड हेल्दी, एंड उनके टेस्ट भी करवाए जाएँ तो वो भी टोटली नॉर्मल आते हैं, तो उनको हम अनएक्सप्लेन्ड की ब्रैकेट में डालते हैं। तो इसकी रेशियो किस में ज़्यादा है, ख़वातीन में या मर्दों में?
आई थिंक बोथ हैव एन इक्वल एक- पार्ट टू प्ले। ठीक है। सो अगर हम देखें तो 40% ही फीमेल फैक्टर्स हैं और 40% ही मेल फैक्टर्स हैं, तो दोनों का इक्वल है प्रेवलेंस। अच्छा, कि डॉक्टर किरण, जैसे कि अभी आपने बात की है इनफर्टिलिटी की मर्दों में और ख़वातीन में, तो मर्दों में क्या वजूहात है, मर्दों में क्यों होती है इनफर्टिलिटी ज़्यादा? जो मेल्स हैं उसमें भी सेम, लाइक आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट और सिडेंट्री लाइफस्टाइल मींस वॉक एक्सरसाइज नहीं है। उसके अलावा स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्मोकिंग हैज़ अ वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द सीमन पैरामीटर्स। ठीक है। सो वो कपल्स जो हमारे पास आते हैं और वो कंसीविंग की ट्राई कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर दोनों पार्टनर्स में से कोई स्मोकिंग कर रहा है तो हम लोग ज़रूर उन्हें कहते हैं कि आप इसको क्विट करें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से सीमन के पैरामीटर्स ख़राब होते हैं। अच्छा डॉक्टर किरण, हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि फर्टिलिटी क्लॉक है क्या? क्या इनफर्टिलिटी क्लॉक सबका सेम होता है? देखिए, इसको हम लोग ये कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसीविंग पे है ना, वो फीमेल की एज पे डिपेंड करता है। जो प्राइम एज है फॉर कंसीविंग दैट इज 18 to 35, इवन वी कैन से अप टू 38। ठीक है। बट उसके बाद विद एवरी पासिंग ईयर जो फर्टिलिटी का सक्सेस है वो शार्पली डिक्लाइन करता ठीक जाता है। है। सो जो फीमेल की एज है जिसे आपने फर्टिलिटी क्लॉक का नाम दिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसलिए हम पेशेंट्स को हमेशा कहते हैं कि वो 35 ईयर्स से पहले पहले डिसीजन ले लें। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, वो आईवीएफ भी करवाना चाहते हैं, तो वो 35 से पहले डिसीजन लें, क्योंकि हमारे यहाँ आईवीएफ को भी एक लास्ट रिजोर्ट समझा जाता है। और पेशेंट हमारे पास तब आते हैं जब वो सब जगह से फिर चुके होते हैं और इस टाइम में वो अपने 10-15 साल वेस्ट कर चुके होते हैं। और वो जब हमारे पास आते हैं तो उनकी एज 40-42 हो गई तो होती है। आईवीएफ करवाने की बेस्ट एज है 35 से पहले। एग्जैक्टली। ऑब्वियसली अगर कोई हमारे पास 35 ईयर्स से पहले आएगा तो देयर इज अ ब्राइट चांस ऑफ कंसेप्शन। हम लोग उनको कहते हैं कि आपका 50 और इवन मोर देन दैट चांस है कि आप कंसीव करोगे। बट आफ्टर 35 ईयर्स हम लोग पेशेंट को फिर काउंसल करते हैं अकॉर्डिंग टू द एज कि आपका सक्सेस रेट इतना है। तो इनफर्टिलिटी जो एक्सपर्ट है उसको किस टाइम पर विजिट कर लेना चाहिए कि आपको पता हो कि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए? ओके, हमारे यहाँ थोड़ा ये देखा गया कि जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ्स डॉक्टर्स को विजिट करने लग जाते हैं कि कंसीविंग नहीं हो रही। मैं ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी कि वो कपल्स जो बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, हेल्दी हैं, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल भी ओवरवेट नहीं है, उनके मंथली साइकिल्स रेगुलर हैं, कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू नहीं है, तो वो 1 साल ज़रूर वेट करें। एटलीस्ट गिव 1 ईयर टू योर सेल्फ। और अगर 1 साल में के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट को जाएं। बट अगर कोई फीमेल ओवरवेट है, उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी का इशू है, उनके मंथली साइकिल इरेगुलर है, तो वो 1 ईयर से पहले ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो अपने मंथली साइकिल को रेगुलर करवा सकें और जस्ट ये सिंपल मेडिकेशन से वो कंसीव कर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर किरण, अभी हमने बात की है पीसीओएस की और इनफर्टिलिटी की, अब आते हैं आईवीएफ के ऊपर। तो मैं जानना चाहूंगी कि आईवीएफ ट्रीटमेंट है क्या? आईवीएफ जो है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक मसनूई तरीकाकार है फॉर द रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, जहाँ पर हमारा पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं या इनफर्टिलिटी पेशेंट्स या बांझपन का सामना करना पड़ता है। जो आईवीएफ है इसमें ये है कि हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे हम लोग एग्स बनाते हैं और उन एग्स को हम लोग एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में स्पर्म्स के साथ मिक्स करते हैं। देन 5 डेज की एक अर्ली प्रेगनेंसी को हम लोग जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं उसको हम यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पाकिस्तान में कितना फेमस है ये ट्रीटमेंट और लोग क्या प्रेफर करते हैं? यस, लोग इसको प्रेफर करते हैं और पाकिस्तान में ये काफ़ी देर से हो रहा है, लेकिन पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब लोगों को इस बारे में अवेयरनेस है और अब पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे सेंटर्स हैं जो कि आईवीएफ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस ट्रीटमेंट को अच्छा इसलिए भी नहीं समझते कि उनको लगता है कि इस्लाम में ये अलाउ नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं इसको बल्कि इस बारे में अवेयरनेस देना चाहूँगी कि हमारे बहुत से रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस बारे में फतवा दिया है कि ये टोटली जायज़ है। इवन सारे इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये तरीक़ाकार हो रहा है। सबसे ज़्यादा दुबई में हो रहा है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, सब इस्लामिक कंट्रीज़ में हो रहा है। सो दिस इज़ टोटली वैलिड इन इस्लाम। अच्छा, तो इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो ये कितना कॉस्टली है? क्या इसके एक्सपेंसेस हैं? लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? अगर हम इसके एक्सपेंसेस को देखें तो ऑलमोस्ट ये अच्छे सेंटर्स में इसकी कॉस्ट 6 to 10 लाख के राउंड अबाउट है।
और लोग इसके लिए प्लान करते हैं अपनी जर्नी को। मैंने बहुत से पेशेंट्स देखे हैं वो लाइक अपनी ज्वेलरी सेल करके या कुछ भी वो अपनी औलाद की खातिर इस प्रोसेस को करवाना हैं चाहते हैं। हाँ जी, तो अगर आप आईवीएफ प्लान कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्ली अपनी इस जर्नी को प्लान करना चाहिए और ज़रूर करवाना चाहिए। अच्छा, ये जो भी आपने ब्रैकेट बताया हमें, एक्सपेंस बताए हैं 6 to 10 lakhs के, ये सिर्फ 1 सेशन के हैं जब तक आप कंसीव नहीं करते कि उसके बाद भी आपको पे करना पड़ता है इसको? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसका आंसर ये है कि जो ये मैंने आपको प्राइस ब्रैकेट बताया है, ये जस्ट 1 सेशन जिसमें हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं टू स्टिमुलेट द ओवरीज और एग्स बन रहे हैं और उन एग्स को हम निकाल रहे हैं, स्पर्म्स के साथ मिक्स कर रहे हैं और एम्ब्रियोज बना रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसकी कॉस्ट है। अगर किसी के एम्ब्रियोज हम लोग ज़्यादा बनाते हैं और उनको फ्रीज करते हैं तो वो हम लोग पेशेंट को इसमें फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज जैसे 1 सेशन की कॉस्ट है। बट अगर किसी का फेल हो जाता है इन केस और नेक्स्ट टाइम उसके एम्ब्रियोज हमारे पास फ्रीज हैं तो वो ये अमाउंट पे नहीं करता, देन इट कॉस्ट अराउंड 1 to 2 लाख जिसमें जस्ट हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं। उसमें दोबारा हमें एग्स बनाने की और एम्ब्रियोज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एम्ब्रियोज तो ऑलरेडी हमारे पास फ्रीज हैं, जस्ट हमने ट्रांसफर करना। अच्छा डॉक्टर किरण, आईवीएफ एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होती है, कह लें कि ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो उस हवाले से भी जरा क्लैरिटी दें कि सेफ है या नहीं, मतलब ये आप बताएंगी। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप इस आईवीएफ करवाएं तो एक अच्छे सेंटर को सिलेक्ट करें और एक अच्छे डॉक्टर को सिलेक्ट करें, क्योंकि आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप वाइजली डिसीजन लें। ठीक है, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम लोग स्पर्म्स के साथ एग्स के साथ अपनी लैब में डील करते हैं तो हर जगह पे 2 लोग इसको कंफर्म करते हैं। मतलब पेशेंट का नेम, उनका आईडी कार्ड नंबर, जब वो हमारे हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड होते हैं तो उनका जो मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होता है वो, इसके अलावा जो डॉक्टर प्रोसेस कर रहा है वो, स्टाफ, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, हर जगह पे ये क्रॉस चेक की जाती हैं चीज़ें। इस तरह करके हम लोग लाइक ह्यूमन एरर को बाईपास कर सकते हैं। तो लेकिन पब्लिक को चाहिए कि वो डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करें क्योंकि अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट इज नीडेड फॉर इट। हम लोग जस्ट कपल का ही स्पर्म एंड एग यूज करते हैं, सो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी का कोई भी स्पर्म या एग यूज होता है। तो डॉक्टर किरण, क्या कंसीव करने में आईवीएफ के अलावा भी कोई ट्रीटमेंट है? हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि अगर हम किसी आईवीएफ सेंटर में जा रहे हैं तो इट मीन्स हमारा आईवीएफ ही होगा, बट ऐसा नहीं है। जस्ट समटाइम्स सिंपल मेडिकेशन से पेशेंट्स कंसीव करके आ जाते हैं। जब भी किसी पेशेंट को कोई इनफर्टिलिटी का इशू होता है तो हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं जिसमें मेडिसिन दी जाती हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इसके अगर इनसे कोई इफेक्ट ना आए तो फिर हम एडवांस ट्रीटमेंट्स में जाते हैं और एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में हमारे पास IUI है, दैट इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, एंड सेकंड इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में डिस्कस भी की है। अच्छा डॉक्टर किरण, आजकल ना पाकिस्तान में या ओवरऑल द वर्ल्ड जहाँ भी हम बात करें, कॉन्सेप्ट है, ट्रीटमेंट है एग फ्रीजिंग का, कि अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं मैरिज के लिए तो आप अपने एग्स जो हैं वो फ्रीज करा सकते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एग फ्रीजिंग भी पॉसिबल है एंड स्पर्म फ्रीजिंग भी पॉसिबल है। हमारे यहाँ आजकल बच्चियाँ थोड़ा करियर ओरिएंटेड हैं, कॉन्शियस हैं, तो इस तरह उनकी जो शादी है उसका टाइम लेट हो जाता है, तो आजकल काफ़ी इस बारे में अवेयरनेस है कि बच्चियाँ आकर अपने एग्स फ्रीज करवा जाती हैं। सो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। यस, दिस इज़ वेरी सेफ डिसीजन, क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो हैं जिनको कैंसर हो जाता है और उससे पहले उनको कीमोथेरेपी देनी होती है, हमें मेल और फीमेल दोनों में, तो कीमोथेरेपी से हमारे एग्स एंड स्पर्म्स बैडली इफेक्ट होते हैं। तो उन कुछ केसेस में भी हम लोग पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग कीमोथेरेपी आप अपने एग्स या स्पर्म लाजमी फ्रीज करा दें, एंड आई थिंक वी हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, ताकि वो बाद में अपनी औलाद जैसी नेमत से मुस्तफीद हो सके। तो पाकिस्तान में ये चीज़ जो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कितना आम है? इस बारे में थोड़ी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट सो मच कॉमन इन पाकिस्तान, बट लाइक अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स से देखें तो अब इसके बारे में लोगों को आइडिया है और हम लोग सेंटर्स में काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फॉर एग और स्पर्म फ्रीजिंग। जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पर अवेलेबिलिटी है? सारे इनफर्टिलिटी सेंटर्स जो IVF कर रहे हैं सबके पास ये फैसिलिटी है। ठीक है।
इवन हम लोग जो एम्ब्रियोज बनाते हैं उनको भी फ्रीज कर सकते हैं, तो सेम वैसे ही हम और लोग ये कितना एग्जॉस्ट कॉस्टली पंप्स है? को भी फ्रीज कर सकते हैं। कॉस्टली दैट कितना इज है? नॉट सो मच कॉस्टली, आई थिंक इसका 30-35,000 पर ईयर इसकी कॉस्ट आती है। अच्छा, नो डाउट डॉक्टर किरण, आज का जो हमारा टॉपिक था वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, तो मैं चाहूँगी कि लास्टली आप हमारी ऑडियंस को आज के टॉपिक के हवाले से कुछ मैसेज दें, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मज़ीद बताएं कि किस तरह से अवेयरनेस उनको लेनी चाहिए, डॉक्टर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि जो पीसीओएस का है और इनफर्टिलिटी, ये दोनों प्रॉब्लम्स ग्लोबली बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल जो है वो इन चीज़ों को बैडली इम्पेक्ट कर रही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग अपनी ईटिंग हैबिट्स हमारी हेल्दी होनी चाहिए, हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड थायराइड जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको कंट्रोल करें, और अपना जो चेकअप है डॉक्टर के साथ वो 6 मंथली या एनुअली ज़रूर कराएं। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग अपन मंथली साइकिल, तो बहुत सी यंग अनमेरिड जो बच्चियां हैं वो डॉक्टर्स के पास जाने से घबराती हैं, और कि लोग कहेंगे कि आप तो अनमेरिड हैं तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों जा रही हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि सिर्फ मैरिड पर्सन्स ने ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, अनमेरिड बच्चियों को भी बहुत से पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो लिहाजा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल एड्रेस करना चाहिए, ताकि हम आने वाले बहुत से मसाइल से बच सकें। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का टॉपिक नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।